हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर और हाजिर हैं। आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, किरचॉफ के नियम। अभी हम पूरी ये सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हमने जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट है, विद्युत धारा वाला जो यूनिट है, उसके लगातार वीडियोज़ आपको दिए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर पूरा वीडियो देखिए, फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले अपन किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। तो किरचॉफ जो थे, इन्होंने दो नियम आपके दिए थे। पहला नियम आपका था प्रथम नियम, जिसको हम KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, या प्रथम नियम या किरचॉफ करंट लॉ। बहुत सिंपल सा नियम है पहला नियम, कि कोई भी अगर विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ के अंदर अगर कोई संधि है, संधि से मतलब जहाँ दो या दो से अधिक वायर जहाँ पर आकर और मिलते हों, उसको संधि कहेंगे, दो को नहीं कहेंगे। जैसे तीन, यदि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यदि 1, 2 और 3 तार को हमने जोड़ दिया जाए तो इस पॉइंट को हम संधि कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, है ना। तो जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, वो ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के संधि पर, किसी संधि पर, है ना, संधि पर मिलने वाली समस्त जो विद्युत धाराएं हैं, उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। मिलने वाली समस्त बीजगणितीय धाराएं से आशय ये है कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर 5 तार जो आकर मिल रहे हैं, 5 जो तार के टुकड़े हैं वो जॉइंट इसके ऊपर आके मिल रहे हैं। मान लीजिए इधर से आपका करंट आ रहा है, पहले तार में I1, इधर से करंट आ रहा है I2, और तीसरे तार में इधर से करंट बाहर जा रहा है I3, फिर चौथे में अंदर आ रहा है I4, और पाँचवें में बाहर जा रहा है। तो इस संधि के ऊपर जो इन सब धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होगा। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसको अपन शॉर्टकट में समेशन I इज इक्वल टू 0 बता सकते हैं। समेशन I इज इक्वल टू 0। देखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसको KCL का नियम भी कई लोग कहते हैं। समेशन I इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर I1 अंदर की तरफ आ रहा है, I2 अंदर की तरफ प्लस I2, I3 बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको माइनस ले लें, माइनस I3, I4 अंदर की तरफ आ रहा है तो प्लस I4, और I5 बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस I5 इज इक्वल टू 0। जो धाराएं संधि की ओर आती है उसको धनात्मक, जो संधि से बाहर की ओर जा रही है उसको ऋणात्मक लेते हैं, और सभी को अपन जब जोड़ते हैं तो उसका बीजगणितीय योग कितना आएगा? शून्य आएगा। या अगर इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 और प्लस I4 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस वाली उधर गई तो I3 प्लस I5। तो इससे इसी नियम को दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया जाता है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली या संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं किरचॉफ के नियम को, कि किसी भी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो कई बुक्स में इस प्रकार से भी दिया हुआ है। अब चूंकि देखिए, ये यहाँ पर धाराएं जो है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो रहा है, मतलब धारा जो है आपकी खत्म नहीं हो रही है। धारा, जितनी धारा एक पॉइंट पे आ रही है उतनी की उतनी धारा वापस दूसरी तरफ से निकल रही है। तो कहीं ना कहीं धारा इसमें संरक्षित रह रही है। धारा संरक्षित रह रही है, इसका मतलब जो है इसके अंदर आवेश भी संरक्षित है। आवेश संरक्षित है, इसीलिए एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम या KCL का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, कौन से कंजर्वेशन रूल पर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है या KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम
है ना, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये बहुत ही सरल है किरचॉफ का प्रथम नियम। और इसमें एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। इसको भी हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं कि समेशन i इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि जितनी भी धाराएं हैं किसी संधि के ऊपर, उसमें समस्त धाराओं का योग 0 होता है। संधि भी यहाँ पर क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि संधि हम 2 से ज़्यादा तार जहाँ जुड़ेंगे उसी को हम संधि या जंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका है प्रथम नियम आपका स्पष्ट होता है। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरे नियम की बात हम करते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, जिसको हम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ के अंदर किसी बंद जाल से मतलब कोई एक लूप लेना है हमको जो कि क्लोज हो, किसी भी बंद जाल के अलग अलग भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं और उसके संगत प्रतिरोध, विद्युत धारा कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है, उन दोनों का गुणनफल किसका, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ के अंदर अपन एक जाल ले लें, एक बंद क्लोज सर्किट ले लें, पूरा बंद जाल ले लें, जिसको हम लूप भी बोल सकते हैं। वो लूप हम ले लें तो उसके अंदर जो बहने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध, उसके साथ में जो प्रतिरोध है, उनका गुणनफल, जितना भी उस लूप के अंदर जितने भी आपके प्रतिरोध हैं और जितनी भी धारा बह रही है, उन दोनों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उस लूप के अंदर कुल जितने विद्युत वाहक बल हैं, मतलब कुल जितने सेल लगे हुए हैं, उन सेल में कुल जितने विद्युत वाहक बल EMF जो हैं, उन सब का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल के अंदर बहने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध, विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के अंदर उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसको KVL से भी बताते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अब देखिए, इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर जो नियम मैंने बोला है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि कोई भी एक जाल है तो उसमें जितने भी IR हैं, I और उसके संगत R, I और उसके संगत R, उन सबको जोड़ दो, आप बीजगणितीय योग बना दो, तो समेशन IR ये बराबर है किसके, उस बंद जाल के अंदर जितने भी EMF हैं, जितने भी सेल हैं, उनका जितना भी विद्युत वाहक बल है, उन सबको आप जोड़ दो, तो ये समेशन E। तो समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E किसी भी क्लोज सर्किट के लिए। यही आपका KVL का नियम है। KVL का नियम KVL का नियम बोले या किरचॉफ का द्वितीय नियम बोले, या इसको बहुत से बुक्स में लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लूप के अंदर लगता है, इसलिए लूप का नियम भी कहते हैं। याद हमको क्या रखना है कि समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। जैसे हम वहाँ याद रखते थे समेशन I इज इक्वल टू 0, काई में, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, KCL में, कि जितनी भी धाराएं हैं किसी संधि के ऊपर उनको सबको जोड़ दो तो योग कितना आता है, 0 आता है। अंदर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेना है, संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेना है। ऐसे कैसे यहाँ पर समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, ये याद रखना है। ऑटोमेटिक आपको इसका जो शब्दों की जो डेफिनेशन है वो अपने आप याद रह जाएगी। समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी बंद लूप के अंदर, ऐसा अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो, किसी भी बंद परिपथ के अंदर बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के अंदर उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है।
जिसको हम लिख सकते हैं समीशन आई आर इज इक्वल टू समीशन ई, या इसको इधर ले आए तो समीशन आई आर प्लस समीशन ई इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस होता है समीशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस लिख सकते हो यहाँ। तो समीशन आई आर इज इक्वल टू समीशन ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका चेंजेस है दोनों के अंदर, समीशन डेल वी इज इक्वल टू 0, मतलब जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना रहा 0, क्योंकि ये भी एक्चुअली वोल्टेज ही है ना, ये भी विभवांतर, ये ईएमएफ भी एक तरीके से विद्युत वाहक विभवांतर ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो परिवर्तन है वो कितना आता है, 0 आता है। इसलिए इसको केवीएल का नियम भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो डेल वी जो सेकंड नियम है वो समीशन डेल वी इज इक्वल टू 0 भी कहलाता है। इसको समीशन डेल वी इज इक्वल टू 0 से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। और बहुत सरल सी भाषा में यदि इसको अपन बोलें तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ के बंद जाल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। तो ये भी अपन इस टाइप से भी अपन परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी बंद जाल के अंदर, किसी परिपथ के किसी बंद जाल के अंदर जो विभवांतर होता है वो विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, ये भी आपका, अगर आप डायरेक्ट परिभाषा समझना चाहो तो इससे भी आप दे सकते हो। और पूरा आप बाय लैंग्वेज अगर लिखना चाहो तो ये पूरा आपका व्यवस्थित इसमें है। अब इसको देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं कि ये जो आपका एक परिपथ अपन ने बना रखा है, इस परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम अपन कैसे फॉलो करेंगे, कैसे लागू करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक परिपथ है जिसमें E1 E2 दो सेल हैं, R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 3। अब इसमें बंद लूप देखना है अपने को, तो बंद लूप इसके अंदर 3 बन सकते हैं। आप नेमिंग भी चाहो तो इसकी कर सकते हो ABCD के हिसाब से, ABCDEF अपने हिसाब से अपन इसको नेमिंग कर सकते हैं ABCDF। ठीक है, अब मान लीजिए आप पहला आप लूप ले रहे हो, ये वाला लूप ले रहे हो। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये करंट हमने I1 मान लिया। E2 सेल का जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसको अपन ने I2 मान लिया है। और ये यहाँ से दोनों करंट आ रहे हैं, ये इधर जाएंगे तो इसको अपन ने मान लिया, दोनों I1 और I2 दोनों मिलकर इधर जा रहे हैं, तो ये I1 प्लस I2 इधर मूवमेंट कर रहा है। अब अपन एक लूप लेते हैं, उसके अंदर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो मान लीजिए पहला आपने लिया बंद परिपथ या जाल जिसको बोले अपन ABCDA, ऐसे लिखेंगे इसको ABCD और A, यहाँ तक आए वापस, ये पूरा एक बंद जाल आपका हो गया। अब इसमें अपन जो है चल रहे हैं इस तरफ से ऐसे, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, इस तरफ से अपन चल रहे हैं ऐसे। इसका रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अभी मैं आपको आगे थोड़ा और बताऊंगा उसके नियम। लेकिन यहाँ पर अपन इस टाइप से इस लूप में घूमेंगे। तो यहाँ से जब अपन घूम रहे हैं तो यहाँ I1 करंट आ रहा है, मान लीजिए, है ना, I1 करंट इसके अंदर आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपका हो जाएगा वो I1 R1, इसका करंट ये I1 R1 प्लस इधर से आ रहे हैं, है ना, ऐसे जा रहे हैं। तो I1 R1 यहाँ से अपन गए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। फिर यहाँ से अपन चले तो ये करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, इस तरफ जाना है। तो इसको अपन लेंगे माइनस I2 R2 है। फिर इधर से अपन चले तो यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो बराबर आपका E1, और फिर इधर से अगर इसकी E2 की बात कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस E2, E1 माइनस E2। या इसको और करें अपन व्यवस्थित तो I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ऐसा भी अपन इसको कर सकते हैं। तो ये एक कर्व के लिए है। दूसरा वाला भाग अपन देखें, बंद परिपथ DCFED में, इसमें देखें अपन तो यहाँ पे जो आपका करंट आ रहा है इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऐसे चलेंगे अपन, यूँ चलेंगे तो यहाँ से यूँ आ रहा है। तो ये है आपका I2 R2। फिर यहाँ से गए अपन तो ये करंट की दिशा में जा रहे हैं अपन, तो ये प्लस आ जाएगा आपका I1 प्लस I2, और इसके संगत कितना है R3, है ना। ये बराबर कुल I इंटू R हो गया, समेशन IR। और अब अपने को देखना है E,
तो इसके अंदर E कितना है, सिर्फ ये है, माइनस से प्लस की तरफ है तो ये E2। तो ये दोनों आपका एग्जाम्पल इसके अंदर अपन ने दे दिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि यहाँ इस किरचॉफ के द्वितीय जो रूल है इसको करने के लिए पूरे कुछ नियम होते हैं जो अपने को समझना होते हैं। वो नियम अभी मैं आपको बताऊंगा, 3-4 नियम होते हैं किरचॉफ के नियम के आधार पे जब हम किसी विद्युत परिपथ को हम सरल करते हैं या उसको हल करते हैं तो वहाँ नियम होते हैं। बेसिकली यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई का उपयोग हमने किया है। मतलब उस परिपथ के अंदर कितनी धारा है, उन सब धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो इसके लिए मैंने तरीका जो अपनाया है कि धारा की दिशा में अपन चल रहे हैं तो हमने पॉजिटिव लिया है, और बैटरी के माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं तो हमने जो है पॉजिटिव लिया है। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव लिया है, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव लिया है, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो नेगेटिव लिया है। कई बुक्स में ऐसा भी आपको मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। ये जहाँ आप क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो उससे आपका पूरा सर्किट के रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है सीबीएसई की बुक्स में कि इस तरफ से जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने वहाँ पर दिया है कि प्लस से माइनस में जाएंगे, है ना, तो आपका नेगेटिव लेंगे। सेल के अंदर प्लस से माइनस में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो एक ही बात है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने जो चीज़ यहाँ पे ट्रिक जो हमने अपना रखी है वो ये है कि आप धारा की दिशा में चल रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, और सेल में भी जब आप प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। ये और मैं भी आपको जो कुछ नियम लिखवाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद 1-2 हम परिपथ हल करेंगे तो उसमें और आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम के अंदर मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये वास्तव में डेल वी इज इक्वल टू 0, विभवांतर जो है वो कितना हो रहा है, टोटल विभवांतर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। विभवांतर में अंतर का बीजगणितीय योग टोटल कितना हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, इसलिए हम इसको केवीएल का नियम बोलते हैं। अब ये जैसे पहला नियम आपका आवेश संरक्षण नियम पर आधारित था, ऐसे कैसे ये दूसरा नियम जो है ये आपके ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब आप कहेंगे ऊर्जा तो आई नहीं इसमें, तो ऊर्जा कैसे हो गई। तो देखिए हम कोई भी वर्क इसको जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है या जो भी करता है तो उस समय अपन क्या होता है, वर्क डन होता है, कुछ भी कार्य करना पड़ता है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू हमने देखा था, तो W इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू V होता है, आवेश इंटू वोल्टेज, है ना, डेल V। अब हमारे पास डेल V क्या है, 0 है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, किया गया कार्य 0 हो जाएगा। और वास्तव में किया गया कार्य यदि 0 है तो जो ऊर्जा है वो फिक्स रहेगी, ई जो है वो नियत रहेगी, वो जितनी है वो कंजर्व्ड रहेगी, संरक्षित रहेगी। इसलिए इस नियम को हम ऊर्जा ये कह सकते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये कहीं पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ये कभी कभी क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से किस पर आधारित है, तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे है ये मैंने आपको अभी बता दिया कि चूंकि इसके अंदर डेल वी 0 होता है, डेल वी 0 होता है तो वर्क डन 0 होगा, और वर्क डन अगर कहीं पे भी 0 है तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको दोनों नियम हमने बता दिए। अब कुछ इसकी समस्याएं जो सर्किट्स है उसको अपन हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हम 4-5 नियम जो इसके हैं कि कैसे उसको हल करें वो हम बताएंगे आपको। किरचॉफ के नियम पर आधारित विद्युत परिपथ को जब हम हल करते हैं उसमें तुल्य धारिता या प्रतिरोध जब हमको ज्ञात करना होता है तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान हम रखते हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो है विद्युत परिपथ को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। कौन कौन सी वो बातें हैं जो किरचॉफ के नियम के आधार पर किसी विद्युत परिपथ को हम हल करते समय ध्यान में रखें या हमें रखना ही चाहिए, उन्हीं बातों के आधार पर हम उस विद्युत परिपथ को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो किरचॉफ का नियम है उसको लागू करने पर ध्यान रखने वाली बातें, ये 4-5 बातें मैंने यहाँ लिख रखी है। आप लोग भी इन 4-5 बातों को बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात कर लीजिए, अपने
माइंड में बिठा लीजिए। सबसे पहला, जब कभी भी हम विद्युत परिपथ देखें, पहली चीज़ हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम उसके बैटरी जो सेल या बैटरी जो उस परिपथ के अंदर है उसके धन से धारा की दिशा निकालें। मतलब बहुत सामान्य सी बात है कि जो सेल है उस सेल के पॉजिटिव वाले सिरे से हम करंट की डायरेक्शन बताएं। अब उस परिपथ में एक सेल भी हो सकता है या सभी सेल हो सकते हैं, बहुत सारे सेल हो सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक सेल से निकालें या सभी सेल से धारा की दिशा उसके अंदर बताएं। आप एक सेल से बताएंगे तो भी रिजल्ट आपका वो कि वही आएगा। आप यदि जितने भी सेल लगे हुए हैं उन सभी सेलों से यदि आप करंट फ्लो होता हुआ बताएंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, करने का तरीका बदल जाएगा। तो जनरली हम एक सेल से एक लूप के अंदर एक ही सेल से हम लेके करते हैं तो ईजी रहता है। तो बैटरी के पहला पॉइंट जो है, बैटरी के धन से धारा की दिशा निकालना। ठीक है, वो सामान्य सी बात है। आप बोलोगे सर ये क्या बोलने की बात है क्या, लेकिन ठीक है, हमारा स्टेप है एक कि बैटरी के धन से धारा की दिशा निकालना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक सेल से निकाल रहे हैं या सभी सेल से निकाल रहे हैं। आप सभी सेल से भी निकाल सकते हो या एक सेल से भी निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट, बंद परिपथ का चयन करना, उसमें सेल, प्रतिरोध, संधारित्र कुछ भी हो सकता है। अब आपका कुछ इस प्रकार का परिपथ है कि उसमें 3-4 प्रकार के लूप हैं, तो हमको अपना लूप जो एक जिस लूप की हम बात कर रहे हैं उस लूप को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस बंद जाल को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बंद परिपथ का चयन करना, और उसमें बंद परिपथ के अंदर सेल भी होगा, प्रतिरोध भी होगा, संधारित्र भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है जहां आपका रेजिस्टेंस या करंट फ्लो हो रहा हो। तो ये सेकंड पॉइंट है कि आपको लूप का चयन करना। पहला पॉइंट बताया, सेल से करंट फ्लो होने की दिशा हम निर्धारित कर लें। दूसरा, हम लूप को निर्धारित कर लेंगे, हम इस लूप की बात कर रहे हैं या इस बंद जाल की बात कर रहे हैं। तीसरा, लूप में अपना रास्ता, दिशा निर्धारित करना। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि हम लोग उस लूप के अंदर किधर होके चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, इस टाइप से क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे उस लूप के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपना रास्ता या दिशा जिसको बोलते हैं वो निर्धारित कर लें कि हम जो है क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सामान्य तो जो है मैं एडवाइस करता हूँ कि जो धारा की दिशा होती है उस धारा की दिशा में ही अपना रास्ता अपने को लेना चाहिए, चाहे वो क्लॉकवाइज आ रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो। तो ये आपका तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लूप के अंदर आप डायरेक्शन निर्धारित करें कि आप किस रास्ते से चलोगे, वो क्लॉकवाइज भी हो या एंटी क्लॉकवाइज भी हो। ये दोनों तरीके आपके हो सकते हैं। जनरली आपको ये कहा जाता है कि आप जो है करंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अपना रास्ता लें। चौथा पॉइंट, अब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करूँगा। चौथा पॉइंट जो हमने अभी उसके अंदर भी देखा था, आपके बंद जाल के अंदर भी देखा था कि इसमें थोड़ा सा करने का तरीका अलग होता है। कई जगह आप अगर दूसरी कई वीडियो देखते हो या देखते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको अलग तरीके से बताया जाए, लेकिन बेसिक तरीका यही है कि धारा की दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक। अगर आप धारा की दिशा में आपने रास्ता चयन किया है और धारा की दिशा में यदि आपने रास्ता चयन किया है तो उस दिशा में यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस और करंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप चल रहे हो तो वो ऋणात्मक लेना चाहिए आपको। धारा की दिशा में यदि चल रहे हो तो आई और आर का गुणा पॉजिटिव, और धारा की विपरीत दिशा में यदि आप चल रहे हो तो आई और आर का गुणा नेगेटिव रहेगा। ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ में भी अपने अभी देखा था कि जो सेल है उस सेल के अंदर आप ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जब चलते हो सेल के अंदर, तो जब आप ऋण से धन की ओर जाओगे तो आपको नेगेटिव लेना चाहिए, और जब आप धन से ऋण की ओर जाओगे तो आपको धनात्मक लेना चाहिए। धन से जब आप ऋण की ओर जाओ तो आपको धनात्मक लेना चाहिए। फिर ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट जो है, बैटरी से जो विद्युत धारा निकलती है वही वापस उसमें प्रवेश करती है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि जितना आपने, मान लीजिए आपने किसी बैटरी या किसी सेल से आपने करंट फ्लो किया कि यार ये इसमें से आई धारा निकल रही है, I1 धारा निकल रही है, तो वो चाहे कहीं पे भी घूम के जब वापस उसके नेगेटिव वाले सिरे पर अंदर जाएगी तो वहाँ आपको एरो से वापस I1 बताना है। मतलब जितनी बैटरी से धारा निकलती है पूरे परिपथ में वो बहने के बाद में वापस धारा उतनी की उतनी बैटरी पर जाती है। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं
इन पांचों पॉइंट को यदि आप आत्मसात करें और एक एक पॉइंट को यदि आप ढंग से समझते हुए और परिपथ के ऊपर अप्लाई करें तो आपका जो परिपथ है उस परिपथ को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि आप जो है कोई सा भी एग्जाम्पल आपका आए उस एग्जाम्पल से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको बिल्कुल इजी गोइंग में उसको आप हल कर सकते हो। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके भी आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। देखिए आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जो उन बातों को अपन इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो हमने लिया है यहाँ पर कि निम्न परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा सर्किट लिया है, वैसे ही आप निकाल सकते हो। यदि इसके करंट की बात मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितना करंट जा रहा है तो आप इजी गोइंग में निकाल लोगे फट करके कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। ये और ये दोनों रेजिस्टेंस काई में है, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ता है। रेजिस्टेंस जुड़ता है तो 4 और 2 6 तो रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज कितना है 12, तो जो आपका करंट कितना होगा तो आप फटाक करके निकाल लोगे कि सर इसमें क्या है जो है V = RI होता है। और हमारी I की बात करें तो V/R होगा और ये 12/6 हो रहा है तो ये 2 एम्पियर होगा। तो ये तो हम भी जानते हैं कि ये छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो इसके अंदर तो आप करंट वैसे ही बता सकते हो कि करंट कितना होगा। लेकिन इसको किरचॉफ के नियम के हिसाब से हम कैसे उन बातों को लेते हुए हल करें, आंसर यही आएगा। अगर किरचॉफ के नियम से भी करें तो हम 2 एम्पियर आंसर आना चाहिए। तो देखो किरचॉफ का जो नियम था वो जो हमने 5 बातें आपको बताई, उसमें सबसे पहली बात ये बताई थी कि आप उसमें ये देखें सबसे पहले कि बैटरी के धन से आप, ये धन है बैटरी का, इससे करंट फ्लो होना इस तरफ चलेगा। तो ये आप डिसाइड कर लें कि करंट इधर जा रहा है ऐसे, है ना। ये पहला पॉइंट बताया था कि बैटरी के धन से धारा की दिशा को निकाल लें। और दूसरा ये है कि आप बंद परिपथ का चयन करें। अब इसमें तो एक ही लूप है ना, ज़्यादा लूप तो है नहीं, इसमें एक ही लूप है। तो अगर ज़्यादा लूप होगा तो फिर वो आगे अपन और एग्जाम्पल अगर देखेंगे। ये वीडियो अगर लंबा हो गया तो अगले वीडियो में अपन 1-2 उदाहरण और किरचॉफ के नियम वाले देंगे। अब इसमें लूप का चयन करना, तो ये एक ही लूप है तो ये लूप तो ये ABCD ये आपका लूप हो गया। तो लूप का चयन आपका, दूसरी बात हमने कही थी कि लूप का चयन करिए। तीसरा कि लूप में अपनी दिशा निर्धारित करना, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। और मैंने ये बोला था कि सामान्य तौर पे जो धारा की दिशा हो उसी दिशा में, धारा की दिशा ये है तो हमारा भी डायरेक्शन आपका ऐसा ही होना चाहिए, हम इस तरफ से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ से हम इसका मूवमेंट करेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था कि I और R की जो है वो देखना अपने को कि जो धारा की दिशा में यदि अपन जा रहे हैं तो I और R का जो गुणनफल है वो धनात्मक लेना है, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो ऋणात्मक लेना है। तो पहले तो ये अपन देख लें कि इसमें से अपन जो धारा फ्लो करवा रहे हैं वो मान लें अपन के I धारा अपन इसमें से गुजार रहे हैं, तो I धारा यहाँ पे भी जाएगी, I धारा यहाँ पे भी जाएगी। तो किरचॉफ का जो नियम लगाएं अपन, और ये 5वां जो था वो अभी अपन देखेंगे, चौथा वाला पॉइंट कि कैसे इसको पॉजिटिव लेते हुए। 5वां वाला ये था कि जितनी धारा बैटरी से निकल रही है उतनी वापस आना चाहिए, तो यहाँ पर अंदर जो है वापस कितनी धारा आना चाहिए, I1 धारा आना चाहिए। तो ये 5 बातों को इसमें अपन अप्लाई किया, 4 बातों को हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। जो चौथी बात है वो अपन अब देखते हैं कि हम यहाँ से चले, इसके अंदर ये लूप ले लिया हमने, इधर चलना है हमको, धारा की दिशा में ही चलना है। यहाँ से चले तो ये I1 धारा आ रही है और ये रेजिस्टेंस है, तो ये इस तरफ चल रहे हैं तो ये धनात्मक लेना है, मतलब 2 × I है ना, I × R 2 × I। फिर आगे चले तो यहाँ पर ये भी धारा की दिशा में है तो प्लस, यहाँ पे I धारा ही आ रही है आपकी, तो ये कितना हो गया 4 × I। फिर इधर आए तो आप कहाँ से जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो आप, इस तरफ आ रहे हो, तो आपके डायरेक्शन क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, आप इधर आ रहे हो तो सेल का माइनस से प्लस की ओर आ रहे हो, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हो तो हमने कहा था ऋणात्मक लेना है, तो ये माइनस ऋणात्मक लिया, कितने वोल्ट है तो 12 बराबर आपका 0। ये देखते हैं हम, तो अब देखो 2I + 6I - 12 = 0, या 2I और ये कितना हो गया आपका, सॉरी 2I और 4I, ये कितना हो गया 6I = 12, देन I = 12/6, इसको काट दिया 2, तो I = 2 एम्पियर। ये आपके किरचॉफ के नियम से हमने निकाला कि इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी थी, I = 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है और छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाया है। शायद वीडियो बड़ा हो जाए
अदरवाइज़ मैं एक और एग्जांपल आपको ले सकता हूँ और बता सकता हूँ जिसमें 2 लूप हो, जिसके अंदर 2 लूप हो, तो वो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो अपन दूसरा एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। एग्जांपल हमने लिया है, इसमें निम्न परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में हर एक रेजिस्टेंस के अंदर बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने 2 लूप लेने की कोशिश करी है और आपको समझाने की कोशिश करी कि 2 लूप के अंदर अपन किरचॉफ का नियम कैसे फॉलो करेंगे और हर एक रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होगा इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। तरीका वही 5 बातें जो हैं वो 5 बातों में सबसे पहले अपन क्या देखें कि बैटरी के धन से धारा को हम निकालें। तो मान लीजिए इस बैटरी के धन से यहाँ हम धारा निकाल रहे हैं, तो इस धारा को हम बोलते हैं I1। जो पहली बैटरी आपकी 20 वोल्ट की है, इससे जो धारा निकल रही है उसको हम नाम दे दें I1। इस धारा से निकाल, एक और बैटरी से चाहे तो अपन निकाल लें, चाहे इससे निकालें या इससे निकाल लेते हैं, दोनों सेम है तो इससे निकाल लिया, तो इसको से जो निकाली उसको अपन ने I2 दे दी। अब ये I1 धारा इधर गई, यहाँ से यहाँ तक, I2 धारा इधर आई है ये I1 धारा आई है। तो यहाँ जो अंदर जो धारा जाएगी आपकी, ये धारा कितनी हो जाएगी, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो अंदर जो धारा जा रही है वो I1 प्लस I2, ये धारा अंदर की तरफ आपकी फ्लो होगी। ठीक है। अब हमने एक चीज़ और बताई थी कि हमने धारा का डिसाइड कर दिया, हमने एक और चीज़ बताई थी कि जितनी धारा बैटरी से निकलती है उतनी ही धारा अंदर जाएगी। तो यहाँ पे वापस धारा जो जाएगी वो कितनी है, I1 धारा, तो यहाँ पे भी आपकी I1 आएगी इस तरफ, और यहाँ से जो आपकी इधर जाएगी वो कितनी जाएगी आपकी I2, क्योंकि यहाँ अंदर भी ये वापस I2 धारा जाएगी। ठीक है। तो ये आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा कि इसके अंदर जो धारा इस रेजिस्टेंस में आएगी वो I1 प्लस I2 आएगी, और फिर यहाँ से जाके और डिवाइड हो जाएगी, I1 इधर चली जाएगी और I2 इधर चली जाएगी। और ये छोटा सा एक सर्किट लिया हमने इसमें। अब हमको सेकंड पॉइंट पे आना है कि हम जो है बंद परिपथ का चयन करते हैं। तो 2 बंद परिपथ है यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो हम एक बंद परिपथ ले लें, कोई सा भी चयन कर लें। मान लीजिए हम पहले वाला चयन करते हैं। कौन सा बंद परिपथ हमने चयन किया, बंद परिपथ। कैसे इसमें अपने को चलना है, तो मैंने बोला जनरली अपन जो है धारा की दिशा में ही चलें। तो धारा की दिशा इस तरफ है तो हम ऐसे चलते हैं, ऐसे है ना, इस टाइप से ऐसे चलते हैं, ऐसे इसके अंदर चले हम। तो बंद परिपथ अपन यहाँ से स्टार्ट करें, A B C F A, ये क्लोज सर्किट हमने लिया बंद परिपथ में। इसमें हम देखेंगे पहले, तो हमने क्या करा, बंद परिपथ का चयन कर लिया, है ना। अब अपनी दिशा भी हमने निर्धारित कर ली कि हम इस टाइप से इसमें चलेंगे। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब धारा की दिशा में अपन चलेंगे तो किस हिसाब से चलेंगे, और धारा की अपोजिट दिशा में चलेंगे तो किस हिसाब से I और R का जो गुणा रहेगा उस हिसाब से अपन जो है इसकी करेंगे। तो जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं, तो माइनस सबसे पहले आपका क्या आया, ये बैटरी आई, तो इसमें माइनस से प्लस की ओर चल रही है, माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। तो हमारा जो नियम है उसमें जो चौथा नियम है उसमें हमने कहा है कि सेल में के यदि माइनस से प्लस की ओर चलते तो माइनस लेते हैं, तो ये ले लिया हमने -20। फिर धारा की दिशा में इधर चले तो धारा की दिशा में इसलिए प्लस लेंगे, तो प्लस कितना रेजिस्टेंस है 8, और धारा कितनी जा रही है अंदर I1। फिर यहाँ इधर आए तो ये धारा की दिशा में ही है, धारा कितनी है और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 4 है, और धारा कितनी है I1 प्लस I2, ये धारा है। फिर इधर आए तो आगे आए इस सेल के ऊपर, तो यहाँ कहाँ आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब जो नियम है हमारा उसमें हमने बोला है कि सेल में यदि हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हम उसको धनात्मक लेंगे, तो +10 ले लिया = 0। तो ये बंद परिपथ ABCD FA में हमने इस तरीके से पूरा जमाया। तो अब इसको अगर अपन खोल के देखें तो 8I1 प्लस इसको खोलें तो 4I1 प्लस 4I2, और ये कितना हो गया आपका -10 = 0। या इसी को एक स्टेप और बढ़ाएं तो 8 और 4, ये कितना हो गया 12 12I1 प्लस 4I2 = उधर ले गए इसको 10 को, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी, समीकरण 1 दे दी। तो समीकरण 1 हमारी बंद लूप 1 से आई, 12I1 प्लस 4I2 = 10, ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन आई। अब अपन सेकंड वाला लूप लेते हैं, दूसरा वाला लूप लेते हैं। दूसरे वाला लूप कौन सा आपका, ये वाला। तो ये वाला लूप अपन लें तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, बंद लूप की बात करें अपन
सेकंड वाले बंद लूप की बात करें, अपन ले सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ और सी, यहाँ से चले सी डी ई एफ और सी, मतलब इस टाइप से इसमें भी अपन चलें। और अगर आप अपोजिट भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट चलोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से आप चलना चाहते हो। यदि आप अपोजिट चलो, मैंने ये वो कहा है कि धारा की दिशा में चलो तो धारा की दिशा में चलो, ठीक है, इसको इधर से ले लो, है ना, ऐसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता हमने तय किया कि हम धारा की दिशा में चलेंगे, मतलब इधर से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन चले, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ई से स्टार्ट करते हैं। तो ये -20, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, -20। I2 धारा अंदर जा रही है तो +8I2, यहाँ से गए 8I2, फिर इधर से आए तो प्लस 4 रेजिस्टेंस है तो 4 इंटू धारा कितनी है I1 + I2, तो I1 + I2। इधर आए प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, +10 = 0। तो अब इसको अपन हल करें तो -20 के तो बाद में लेंगे अपन 8I2 + 4I1 + 4I2 और ये -10 = 0। अब यहाँ पे 4I1 और ये 8 और 4 12I2 हो गए = 10। दैट्स इक्वेशन सेकंड। तो ये दूसरी समीकरण आपकी आ गई। दूसरी समीकरण क्या आ गई, 4I1 + 12I2 = 10। समीकरण 1 व 2 की सहायता से अपन हल करें और हल करने के बाद I1 और I2 की वैल्यू हम निकालें। तो ये आप लोग कर सकते हो समीकरण 1 और 2 को हल। समीकरण 2 तो ये है, समीकरण 1 क्या है आपकी 12I1 + 4I2 = 10 और ये है आपकी 4I1 + 12I2 = 10। ये इक्वेशन है आपकी। तो आप इसको हल करें और हल करके और I1 और I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अपन पहले I1 की वैल्यू निकालना हो तो I2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आता है ना करना, समीकरण सामान्य समीकरण हल करते हैं अपन। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 I1 + 48 I2 = 120 और नीचे आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 I1 और प्लस 48 I2 = 40। फिर इसको आप देख लो, माइनस कर लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये इससे कट हो गया। 144 में से 16 आपका जाएगा तो 128 बचेगा। तो 128 I1 = 80। तो I1 = 80/128, है ना। ये सब कोई ऐसा कहीं से उठाया नहीं है, ऐसी वैल्यू रख के और बना लिया है एक न्यूमेरिकल। तो अब वो वैल्यू तो इसी टाइप से आएगी। इसको आप काटेंगे तो मान लो 16 से काटा तो 16 से काटा तो 16 5 80 और 16 8 128 होता है। तो ये आता है आपका 5/8 एम्पियर। तो I1 जो धारा आई वो कितनी आई 5/8 एम्पियर। जब आप I1 की वैल्यू रखोगे, I1 का मान समीकरण 1 में रखोगे, I1 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये आप लोग कर सकते हो। I1 की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखोगे तो I2 भी उतना ही आएगा, क्योंकि 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट से तो सेम ही जा रहा है, तो I2 भी इतना ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखना, I2 = भी 5/8 एम्पियर आएगा। तो अब I1 और I2 दोनों आ गए। तो जो ये वाला रेजिस्टेंस है आपका, इसमें से कितनी धारा फ्लो हो रही है 8 ओम वाले में से। अब आंसर लिखने की बात आ गई, तो 8 ओम में से कितनी धारा आपकी फ्लो हो रही है, 8 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें से धारा कितनी फ्लो हो रही है, I1 धारा फ्लो हो रही है। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 5/8 एम्पियर। तो एक आंसर ये आ जाएगा। फिर मतलब कि BC वाले BC भाग से, BC भाग में 8 एम्पियर का जो रेजिस्टेंस है उसमें 5/8 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। फिर आपका जो CD भाग है, CD भाग में जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है 8 ओम का है। तो उसमें भी कितनी धारा, जो I2 धारा मैंने बोला I2 धारा भी उतनी आएगी, तो 5/8 एम्पियर इसमें से भी जाएगी। अब जो आपका CF भाग है, CF भाग
CF भाग में जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसमें से धारा कितनी बहेगी? तो धारा कितनी है उसमें? I1 प्लस I2 है, तो आपका 5/8 प्लस 5/8 कितना हो गया? 8। तो एलसीएम आया 5 और 5 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। 10 लिखोगे तो 10/8, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 4/5, मतलब कि 5/4 एम्पियर। तो ये आपका आंसर, एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। तो इस टाइप से जो किरचॉफ का नियम है, वो किरचॉफ का नियम हम फॉलो करके और इसको हल कर सकते हैं, ऐसे परिपथ जो है हल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको हम और कठिनता से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आराम से इसको देखें। किरचॉफ के नियम सामान्य परीक्षा में, जो बोर्ड की परीक्षा में एमपी बोर्ड की बात हम करें तो वहाँ पर तो किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं, और इस टाइप का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन यदि आप दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली जो मैंने 5 बातें बताई है वो उन बातों का यूज़ करके और आप जटिल से जटिल जो परिपथ हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और मैंने आपसे बोला है कि यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे लगातार मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।